Good evening, students. So, today we will start with chapter number 6 Molecular Basis of Inheritance of Class 12th Biology. I am Gunjan Sharma, MBBS student at AIMS. Okay, we have done NCRT exemplar MCQs. Almost most of the MCQs we are done with till 21st. So, let's resume from where we have left. 22nd नंबर MCQ से चालू करेंगे 21st तक हो गया है. Okay, so left screen पे you can see the questions. So what is question number 22nd is asking? Let's read it out. If Mendelssohn and Stahl experiment is continued for 4 generations in bacteria, the ratio of N15 raised to N15, N15 raised to N14, N14, N14 containing DNA in the 4th generation would be. So, students, you should know what is Mendelssohn and Stahl experiment first. तो हमने एक लास्ट MCQ किया था in our last lecture and we have read about various scientists out there. Okay, हमने पढ़ा था कि various scientists के names. तो Mendelssohn and Stahl ने आपको क्या दिया था? That you have to remind. Mendelssohn and Stahl ने आपको कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसकी थ्योरी दी थी. क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हो ऑन योर राइट स्क्रीन. इस पे हमने पढ़ा था डबल हेलिक्स मॉडल किन किन साइंटिस्ट ने दिया है, जिसमें रोजालिन फ्रैंकलिन, मॉरिस विल्किंस एंड अर्विन शार्गव का नेम था. मेसेल्सन एंड स्टॉल का नेम नहीं था डबल हेलिक्स मॉडल में, क्योंकि उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल नहीं दिया है. उन्होंने थ्योरी दी है डीएनए रेप्लिकेशन की, जो सेमी कंजर्वेटिव होता है. सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो जो आधा डीएनए है वही आगे वाली प्रोजेनी में पहुंचता है. ठीक है, मतलब कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स का डीएनए है उसमें से हाफ डीएनए होगा वही आगे वाले ऑफस्प्रिंग में पहुंचेगा पेरेंट सेल से. ये मेसेल्सन एंड स्टॉल ने थ्योरी दी थी विच इज कॉल्ड हाफ कंजर्वेटिव थ्योरी. क्वेश्चन में आपको पूछा है अगर मेसेल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट को हम देखें, है ना, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किए थे वो मैं अभी बताऊंगी. क्वेश्चन में ये पूछा कि 4th जनरेशन जो प्रोड्यूस हुई थी उनके एक्सपेरिमेंट में, जो उन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, अगर उन 4th जनरेशन के हमने डीएनए को देखें तो उनका कुछ रेशियो पूछा है. उन्होंने रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन को यूज किया था. रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन है N15, नॉर्मल नाइट्रोजन है N14. ठीक है, रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन को एक तरह से प्रॉब लेके उन्होंने डीएनए में इनॉकुलेट कर दिया था. ठीक है, और फिर बहुत सारी जनरेशन उन्होंने प्रोड्यूस किए थी डीएनए रेप्लिकेशन से. तो उसी में से ही 4th जनरेशन का डीएनए आपको देखना है और वहां पे आपको कुछ रेशियोज मेजर करने हैं कि N14 और N14 वाले कितने डीएनए हैं, है ना. N15 और N15 वाले कितने डीएनए हैं, मतलब जिनमें दोनों ही रेडियो एक्टिव हो, और एक रेडियो एक्टिव हो और एक नॉर्मल नाइट्रोजन हो, ऐसे कितने डीएनए हैं. तो इन तीनों का रेशियो आपको निकालना है. तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं, बहुत इजी पड़ेगा समझने में. तो देखिए ऐसा कुछ मेसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट था. ठीक है, तो उन्होंने किया क्या था ना, उन्होंने एक बैक्टीरिया सेल लिया, उसके अंदर N15 N15 विच इज रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन, उसको इनॉक्यूलेट किया उनके डीएनए में. इस डायग्राम में रेड कलर जो है वो रेडियो एक्टिव N15 नाइट्रोजन को डिनोट कर रहा है, और जो ऑरेंज कलर के आपको स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं वो नॉर्मल नाइट्रोजन को डिनोट कर रहे हैं. तो लेट्स सी. सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी है तो इसका मतलब ये है कि एक ऑफस्प्रिंग, मतलब एक से जब दो बनेंगे डीएनए तो एक के अंदर आधा जाएगा और एक के अंदर आ जाएगा सेमी. ठीक है, तो जनरेशन नंबर 1 में 2 डीएनए हमें मिले. ठीक है, ऑफस्प्रिंग डीएनए, उनमें से पेरेंट में से आधा डीएनए एक में आ गया, आधा दूसरे में आ गया. फिर जनरेशन नंबर 2 में इन दोनों में भी रेप्लिकेशन होगा, तो 2 से बनेंगे 4, 2 से बनेंगे 4, तो आधा इसमें गया, आधा इसमें गया, इसका भी आधा इसमें गया, आधा इसमें गया. अब 4 से बनेंगे 8. वही थ्योरी लगानी है सेमी कंजर्वेटिव. जनरेशन नंबर 3 में आ गए आपके 8, आधे-आधे जा रहे हैं. फिर जनरेशन नंबर 4 में, जनरेशन 3 में 8 थे तो जनरेशन 4 में होंगे आपके 16. तो 16 8 8 8 टू जा 16, तो आधे-आधे जाएँगे. ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का. इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी, जो मेसेल्सन एंड स्टॉल ने प्रूव की थी इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा. अब क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो आप जनरेशन नंबर 3 देख रहे हो ना इधर, एक मिनट, जनरेशन नंबर 3 जो आप देख रहे हो इधर, क्वेश्चन के अंदर यही पूछा है कि जनरेशन नंबर 4 के अंदर N14 N14 नंबर वाले डीएनए कितने हैं.
ठीक है? N15 वाले कितने हैं और N15 और N14 वाले कितने हैं? तो N15 मतलब हो गया रेड रेड, वो तो कोई नहीं है, तो उसका तो आंसर हो गया 0। N15 तो है आपकी 0। N15 और N14 देखें तो पहला और आखिरी है, तो N15 और N14 का नंबर अगर देखोगे आप तो वो होंगे 2, और 16 में से 2 माइनस किए तो 14 आपके बचे N14 और N14 वाले, ठीक है? तो N14 वालों का नंबर हो गया आपका 14। तो अगर आप रेशियो बनाओ किसका, 0 रेज़ टू 2 रेज़ टू 14, और 2 7 जा 14 होता है, तो 0 रेज़ टू 1 रेज़ टू 7 आपका फाइनल आंसर होगा। समझा ना आपको? ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। लास्ट जनरेशन 4 के आपको डीएनए मेज़र करना है कि कितने-कितने हैं, ठीक है? एक रेडियोएक्टिव और एक नॉर्मल जो है वो आपका 2 है, दैट इज़ N14 एंड N15। बाकी सारे जो 14 हैं वो N14 है, और N15 0 है, वो बस आपके पेरेंट सेल में था, यहीं पे था बस N15, ठीक है? तो इसलिए आपका आंसर होगा 0 रेज़ टू 2 रेज़ टू 14, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे, 2 7 जा 14, तो 0 रेज़ टू 1 रेज़ टू 7। So your answer would be very simple. Your answer would be what? Your answer would be option number fourth. ठीक है? 0 raised to 1 raised to 7. Now question number 23. Let's screen पे देखिए, if the sequence of nitrogen bases of the coding strand of DNA in a transcription unit is, अगर नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर ये है ATG, तो सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन इट्स RNA ट्रांसक्रिप्ट वुड बी, मतलब नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस एक कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में दे रखा है, और आपसे पूछा है कि जब इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए जो बनेगा उसका क्या सीक्वेंस होगा। ध्यान से समझना कि क्या बोलना चाह रहा है ये, ठीक है? आपको समझ आ जाएगा अपने आप आराम से। हाँ जी, तो डीएनए जब आरएनए बनाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन नाम की प्रोसेस होती है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं। एक होता है आपका कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है? कोडिंग स्ट्रैंड, और एक होता है आपका नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन वाला स्ट्रैंड, ट्रांसक्रिप्टरी स्ट्रैंड। तो बेसिकली जब डीएनए से आरएनए बनता है, तो आरएनए का जो कोड होता है, मतलब आरएनए के जो बेस पेयर्स होते हैं, वो कोडिंग स्ट्रैंड जैसे एज़ इट इज़ 2 कॉपी होते हैं। मतलब जो कोडिंग स्ट्रैंड पे होंगे सीक्वेंस, वही आपके आरएनए का सीक्वेंस होगा, ठीक है? तो जैसा कि मैंने बताया डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक कोडिंग और ट्रांसक्रिप्टरी। आरएनए का सेम सीक्वेंस होता है जो कोडिंग में होता है, लेकिन अगर आपको कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस ना देके दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया है, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री जो भी होंगे वो आप आरएनए में डाल देंगे। तो इसके अंदर होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री तो आपको पता ही होगा, ग्वानिन के साथ आता है आपका पिरिमिडिन, ठीक है? तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा इसके अंदर आरएनए में। ग्वानिन आपके होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, ये होते हैं आपके प्यूरिन, है ना? प्यूरिन के साथ आता है पिरिमिडिन, और पिरिमिडिन होता है आपके साइटोसिन एंड थाइमिन और यूरासिल। ये होते हैं साइटोसिन वाले, ये होते हैं पिरिमिडिन। ये पिरिमिडिन होता है, ये प्यूरिन होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है, ए के साथ क्या आएगा? टी या यू आएगा, और जी के साथ आएगा सी, ठीक है? ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। तो अगर आपको ट्रांसक्रिप्टरी स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया है, तो आरएनए का सीक्वेंस होगा कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन यहाँ पे हमें कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया है। तो कुछ नहीं करना है बेटा, एज़ इट इज़ आरएनए का सीक्वेंस रहेगा, जो भी कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस है। पर तुम्हें एक और डिफरेंस पता होना चाहिए डीएनए और आरएनए के बीच में, और वो डिफरेंस ये है, क्या डिफरेंस है? बेसिकली 2 डिफरेंस होते हैं। अगर हम एक डीएनए को पकड़े और एक आरएनए को पकड़े, तो हमारे पास 2 डिफरेंस होते हैं, ठीक है? डीएनए और आरएनए में 2 क्या डिफरेंस है? 2 ये डिफरेंस है कि डीएनए के अंदर जो शुगर होता है, जो राइबोस शुगर होता है, वो डीऑक्सी होता है। मतलब वहाँ से ऑक्सीजन, जो ओएच वाला ग्रुप होता है, उसमें से ऑक्सीजन हट के बस एच बच जाता है, ठीक है? आरएनए के अंदर जो राइबोस शुगर होता है, वो डीऑक्सी नहीं होता है, उसके अंदर 2 ओएच ग्रुप होते हैं, 3' पोज़ीशन पे होता है। दूसरा डिफरेंस ये होता है, डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं, उनके अंदर थाइमीन होता है, और इसी के कॉम्प्लीमेंट्री जो यहाँ पे पेयर होता है आरएनए में, वो थाइमीन नहीं होता है, यहाँ पे यूरैसिल होता है।
तो अगर यहाँ पे थाइमीन होगा तो यहाँ पे यूरेसिल होगा। तो कोडिंग स्ट्रैंड में आपको दे रखा है ATG AA TG, तो टी की जगह बस आप यूरेसिल हट कर दो, बाकी पूरा सीक्वेंस कोडिंग का आरएनए के सेम रहेगा। तो AUG AA UG आपका फाइनल सीक्वेंस बनेगा। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर होगा, AUG AA UG। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, लेकिन मैंने जितना शॉर्ट में आपको बताया है, इतना कम से कम आपको समझ होना चाहिए, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 24। द आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम ट्रांसक्राइब्स। इसके अंदर एक एंजाइम दिया है आरएनए पॉलीमरेज नाम का, होलो एंजाइम मतलब पूरा एंजाइम। अब इसका फंक्शन पूछा है कि ये क्या ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है, तो जब आपने ये आरएनए पॉलीमर ये पूरा रेप्लिकेशन पढ़ा होगा, ट्रांसलेशन पढ़ा होगा, तो ट्रांसलेशन के दौरान पहले आरएनए का रेप्लिकेशन होता है, फिर प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो एक एंजाइम आता है जो आपने वहां पे पढ़ा होगा, आरएनए पॉलीमरेज। तो ये वाला जो एंजाइम होता है ना, ये ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। तो ये किस सीक्वेंस को ट्रांसक्रिप्ट करता है? ऑप्शंस आपको दिए हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर रीजन। सेकंड ऑप्शन दिया है प्रोमोटर, टर्मिनेटर रीजन। थर्ड है स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, एंड फोर्थ है स्ट्रक्चरल जीन ओनली। तो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंटली इसको मेंशन किया है कि होलो एंजाइम विल ट्रांसक्राइब ओनली स्ट्रक्चरल जीन, सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन को ही ये ट्रांसक्राइब करता है, क्योंकि प्रोमोटर जीन होता है वो नेसेसरी होता है इनिशिएशन के लिए, और टर्मिनेटर जीन होता है टर्मिनेशन के लिए। तो प्रोमोटर और टर्मिनेटर जीन्स तो ट्रांसक्राइब होते ही नहीं है ना। प्रोमोटर जो जीन होगा आपका, वो तो आपका बस इनिशिएट करेगा प्रोसेस, उसमें कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। टर्मिनेटर जीन जो होगा वो बस आपका खत्म करेगा प्रोसेस, वहां पे भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन बस होगा आपका स्ट्रक्चरल जीन में। तो आरएनए पॉलीमरेज ओनली ट्रांसक्राइब्स structural gene, so your option number 4 will be your answer. Now your question number 25. If the base sequence of a codon in mRNA is 5AUG, the sequence of tRNA pairing with it must be okay. तो देखिए, mRNA एंड tRNA का भी पेयर बनता है, जिसको हम एंटीकोडोन का लूप जो tRNA पे होता है वो mRNA के साथ एक पेयर बनाता है। आप फर्दर फंक्शंस वगैरह जब आप पढ़ोगे tRNA के और mRNA के, तो वहां पे ये चीज समझाएगी होगी। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि कैसे उनका पेयर बनता है। ठीक है, तो देखिए tRNA के ऊपर आपका tRNA पे एक लूप होता है जिसको हम बोलते हैं एंटीकोडोन लूप। ठीक है, तो वो जो लूप होता है वहां पे जो भी आपके mRNA पे सीक्वेंस होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, एंटी का मतलब क्या हो गया? ऑपोजिट, कॉम्प्लीमेंट्री, वो सीक्वेंस वहां पे आता है। ठीक है, तो ऐसे आपका ये पूरा लूप बनता है। अगर इसका डायग्राम आप देखें तो ऐसा कुछ डायग्राम होगा, देखिए राइट साइड पे देखिए स्क्रीन के, ये आपका tRNA है जिसपे ऊपर जाके ऐसे यहाँ पे एंटीकोडोन लूप होता है, मतलब 3 बेस पेयर का, और यहाँ पे एक mRNA का सीक्वेंस होता है, ये आपस में बाइंड करते हैं, इस सीक्वेंस से पेयर बनाते हैं। तो आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि mRNA का सीक्वेंस है AUG, है ना। तो क्वेश्चन में आपको पूछा है और ये आपको दे रखा है 5' से लेके 3', ऐसे आपको दे रखा है क्वेश्चन में, और आपसे पूछा है कि इसका सीक्वेंस बताओ। तो यहाँ पे देखिए ऐसा होता है, यहाँ पे अगर 5' से 3' हो रहा है ना, तो एंटीकोडोन लूप में 3' से 5', ये जो है ना, ये पूरा का पूरा जो ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है आपका 3' से 5', इस डायरेक्शन में जा रहा है, और mRNA जा रहा है आपका 5' से 3'। तो mRNA पे सीक्वेंस आपका दिया है AUG, तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पे ब्लैक पेन से मैं लिख रही हूँ, जो tRNA पे रहेगा, ये आपका tRNA है, ये आपका mRNA है। इस पे सीक्वेंस जाएगा आपका, क्या जाएगा? U, एक A की जगह आएगा U, है ना, U की जगह आएगा आपका A। ठीक है, ये हो गया आपका प्यूरिन, ये हो गया आपका पिरिमिडिन, U हो गया आपका पिरिमिडिन, A हो गया आपका प्यूरिन, G आपका प्यूरिन, G के ऑपोजिट क्या जाता है? साइटोसिन, C, ग्वानिन के ऑपोजिट जाएगा C। तो आपका जो
3' से लेके 5' की जो डायरेक्शन है tRNA की, क्या जा रहा है? यहाँ से देखो पढ़ते जाओ, UAC जा रहा है ना? UAC। लेकिन क्वेश्चन में एक ट्रिक दी है। अब आप क्या करोगे? ये आंसर तो सब निकाल लेंगे, यूएसी वाला आंसर, जब नीट में आंसर आएगा। और ये फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपको यूएसी का, और जल्दी-जल्दी में आप ये टिक कर दोगे, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि देखो सीक्वेंस यहाँ पे दिया है 5 से 3 तो आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा 5 से 3 के लिए। तो आप लिखोगे CAU, जब आप रिवर्स करोगे तो आंसर आपका बनेगा सेकंड, CAU। तो योर राइट आंसर वुड बी CAU। ठीक है? ये भी थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आफ्टर व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द अमीनो एसिड अटैचेस टू द tRNA एट इट्स। क्वेश्चन नंबर 26 में ये बोला है कि जब अमीनो एसिड अटैच करता है tRNA पे, तो कहाँ अटैच करता है? ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें तो कुछ समझने की चीज़ है नहीं, आपको नॉर्मली पता होना चाहिए, जब भी एक अमीनो एसिड ट्रांसलेशन के लिए tRNA से अटैच होता है, तो वो उसके 3' एंड पे अटैच होता है। 3' एंड पे अटैच होता है। ये आप याद कर लीजिए। ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 27, टू इनिशिएट द ट्रांसलेशन द mRNA फर्स्ट बाइंड्स टू। एक ट्रांसलेशन का क्या मतलब हुआ? जब आरएनए से प्रोटीन बने। ठीक है? आरएनए है ये। आरएनए से जब प्रोटीन बने तो उसको बोल दिया हमने ट्रांसलेशन। ठीक है? तो इनिशिएट द ट्रांसलेशन करने के लिए एमआरएनए कहाँ बाइंड करता है? तो कहाँ बाइंड करेगा? फर्स्ट ऑप्शन दिया है द स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट, सेकंड ऑप्शन दिया है द लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट, थर्ड ऑप्शन है द होल राइबोसोम, एंड फोर्थ ऑप्शन है नो सच स्पेसिफिसिटी एग्जिस्ट। तो यू शुड बी क्लियर विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन फर्स्ट। जब देखो ट्रांसलेशन होता है ना, तो आपके आरएनएस राइबोसोम से बाइंड करना चालू करते हैं। ठीक है? राइबोसोम से आरएनएस बाइंड करते हैं, फिर वहां से अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होती है। दैट्स हाउ अ प्रोटीन फॉर्म्स। तो वहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जब भी ऐसा प्रोसेस होता है, तो जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो एमआरएनए से सबसे पहले अटैच होती है। जब भी एक ट्रांसलेशन का प्रोसेस चालू होता है, तो सबसे पहले एक राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट आती है। स्मॉल सब यूनिट, राइबोसोम की 2 यूनिट्स होती हैं, एक बड़ी और एक छोटी। तो छोटी वाली जो यूनिट होती है वो सबसे पहले एमआरएनए से बाइंड करती है, तब ये प्रोसेस चालू होती है। तो आपका आंसर क्या होगा? स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28, इन ई कोलाई द लैक ऑपेरॉन गेट्स स्विच्ड ऑन व्हेन। ये लास्ट जो आपका टॉपिक दे रखा है ना चैप्टर के लास्ट में, वहां से ये क्वेश्चन पूछा है। This is very important topic. You all should at least read this particular topic because यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पक्का आता है and it's not that much complicated. वहां पे ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया है उसका एग्जाम्पल दिया है और पूछा है कि जो ई कोलाई के अंदर लैकोपेरोन होता है वो कब ऑन होता है, स्विच ऑन मतलब कब एक्टिवेट होता है। ऑप्शन में दिया है लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड्स टू द रिप्रेसर, सेकंड रिप्रेसर बाइंड्स टू ऑपरेटर, third RNA polymerase binds to the operator, fourth lactose is present and it binds to RNA polymerase। तो देखिए पहले पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ई कोलाई के अंदर लैक ऑपरेंट के स्विच ऑन होने का, वो प्रोसेस शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। तो जो रिप्रेसर होता है लैक ऑपरेंट का, वो सिंथेसाइज होता है फ्रॉम आई जीन। आई जीन नाम की एक जीन होती है, वहां से लैक ऑपेरॉन का रिप्रेसर बनता है। द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ऑपेरॉन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपेरॉन। तो जब एक रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है ऑपरेटर रीजन से, ठीक है, तो आरएनए आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो हैम्पर होता है, वो रुक जाता है। अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन से बाइंड करेगा तो आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। जब इंड्यूसर आता है, ठीक है, जैसे इंड्यूसर यहाँ पे एग्जांपल दिया लैक्टोज, लैक्टोज एक इंड्यूसर होता है, तो उस इंड्यूसर के प्रेजेंस में रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो जाता है और फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आराम से चलता है। आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू द प्रोमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो आपका लैक्टोज है ना, जो लैक ऑपेरोन है, वो कब स्विच ऑन होता है? तो लैक ऑपेरोन कब स्विच ऑन होगा? जब इंड्यूसर आएगा, और इंड्यूसर क्या है? लैक्टोज।
पहला पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों में लैक्टोज इज प्रेजेंट लिखा है और आगे लिखा है इट बाइंड्स टू द रिप्रेसर, एंड फोर्थ ऑप्शन में लिखा है इट बाइंड्स टू द आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन लैक्टोज का काम है पहले रिप्रेसर को बंद करना, इसलिए वो पहले बाइंड करता है रिप्रेसर को, उसका फंक्शन बंद करता है, उसके बाद जाके ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। सो योर राइट आंसर वुड बी लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड्स टू रिप्रेसर। आर यू गेटिंग मी? दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तभी आगे जाके स्विच ऑन का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होगी। इंड्यूसर आएगा लैक्टोज और वो जाके रिप्रेसर को रिप्रेस कर देगा। ठीक है, कैसे रिप्रेस करेगा? रिप्रेसर पे बाइंड करके। नाउ वी विल स्टार्ट विद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हमारे सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस हो गए हैं। सी दिस इज वेरी काइंड ऑफ अ वेरी बिग एंड हेक्टिक चैप्टर। तो इस चैप्टर को आप आराम से कीजिए, क्योंकि एक बार ये चैप्टर आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो गया तो आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यू डोंट हैव टू मग अप थिंग्स, ओके? तो जस्ट लर्न द कॉन्सेप्ट्स व्हाट आई एम टीचिंग यू। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोन्स इन डीएनए पैकेजिंग। जब डीएनए पैकेजिंग होती है तो हिस्टोन्स का क्या फंक्शन होता है? तो देखिए डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है आपके लिए। तो डीएनए का स्ट्रैंड आपको दिख रहा होगा जो ब्लू कलर का है, ये पूरा डीएनए का स्ट्रैंड है। ये हिस्टोन प्रोटीन्स के आसपास ना रैप कर रहा है, जैसे ये पूरा रैप कर रहा है आसपास। ठीक है, डीएनए का स्ट्रैंड पूरा रैप कर रहा है और बीच में जो गोले गोले आपको दिख रहे हैं ये हिस्टोन प्रोटीन्स है। H2A, H2B, H2A, H2B, H4, H4, H3, H3, ये नाम है हिस्टोन प्रोटीन्स के। और डीएनए यहाँ पे रैप कर रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो हिस्टोन्स हैं इनका क्या फंक्शन है डीएनए पैकेजिंग में। ठीक है, तो फंक्शन इनका यही है कि हिस्टोन्स एक्ट्स लाइक अ स्पूल अराउंड। ठीक है, स्पूल अराउंड की तरह ये जो हिस्टोन्स प्रोटीन्स हैं ये वर्क करते हैं। स्पूल अराउंड का मतलब क्या है? स्पूल अराउंड का मतलब है जैसे टेप हो गया, है ना, थ्रेड हो गया, कोई भी एक फ्लेक्सिबल सा मटेरियल जो स्टिकिंग का हेल्प करेगा। तो बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वो हो गया जैसे टेप आपकी। जो आप टेप होती है, टेप को आप अपने स्टेशनरी से जो टेप लेते हो उसको यूज करते हो ना चीजों को चिपकाने के लिए, एक जगह बांधने के लिए। थ्रेड आपका एग्जाम्पल ले सकते हो, थ्रेड भी चीजों को बांधने के लिए आप यूज करते हो। तो हिस्टोन का फंक्शन यही है कि हिस्टोन डीएनए को रैप करके उसको एक जगह बांध के रखता है, वरना डीएनए इधर उधर बिखर जाएगा ना। समझ रहे हो? इसलिए यही हिस्टोन का फंक्शन है, इतना कुछ डीप जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा फंक्शन है, टू रैप अराउंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, distinguish between heterochromatin and euchromatin, which of the two is transcriptionally active? तो लेट मी जूम इन। यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन का क्या डिफरेंस है? बहुत ही सिंपल सिंपल से डिफरेंस है। सबसे पहले यूक्रोमैटिन क्या होता है और हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है, आपको ये समझने की जरूरत है, उसके बाद तो आप डिफरेंस समझ ही लोगे। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस यही है कि यूक्रोमैटिन जो होता है वो अनकॉइल्ड पैक्ड होता है एंड जेनेटिकली एक्टिव फॉर्म होता है। लेकिन जो हेटेरोक्रोमैटिन होता है वो इनएक्टिव पार्ट होता है क्रोमोसोम का, एंड ये फर्मली पैक्ड होता है। ठीक है, फर्मली पैक्ड होता है। तो अगर हम एक क्रोमोसोम पकड़े, ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम का जो एक्टिवेटेड पार्ट है उसको हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन, जो एक्टिवेटेड पार्ट है। और जो इनएक्टिवेटेड पार्ट है, जो अभी कोई फंक्शन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इनएक्टिवेटेड पार्ट, वो होता है आपका हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, यही इनका डिफरेंस है। तो यूक्रोमैटिन जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है क्योंकि ये एक्टिवेटेड है तो काम करेगा। हेटेरोक्रोमैटिन एक डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही टाइटली पैक्ड है, इसलिए इसको डेंसली पैक्ड बोलते हैं। यूक्रोमैटिन स्टेन करता है लाइट, हेटेरोक्रोमैटिन डार्क करता है, एंड एक्टिव वाला फीचर तो मैंने बता ही दिया। तो ऐसे 3-4 डिफरेंस है इसके जो आप एग्जाम में लिख के आना अगर इस पे आपको क्वेश्चन आता है तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। The enzyme DNA polymerase in E. coli is a DNA dependent polymerase. तो यहाँ पे एंजाइम की बात की है, डीएनए पॉलीमरेज। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज है एंड आल्सो हैज द एबिलिटी टू प्रूफ रीड द डीएनए स्ट्रैंड बीइंग सिंथेसाइज्ड। एक्सप्लेन, डिस्कस द ड्यूल पॉलीमरेज। देखिए, जो डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो आपके ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर होता है, और इसको यहाँ पे आपको बोला है कि ये डीएनए डिपेंडेंट
एंजाइम है, दैट इज ट्रू, इट इज डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एंजाइम। इसके पास एबिलिटी होती है टू प्रूफ रीड द डीएनए स्ट्रैंड बीइंग सिंथेसाइज्ड, मतलब जो भी नया स्ट्रैंड बनता जा रहा है उसको प्रूफ रीड करने का एबिलिटी होता है इस डीएनए पॉलीमरेज नाम के एंजाइम के पास। तो इसका डिस्कस करना है ड्यूअल पॉलीमरेज। ठीक है, तो बस आपको डिस्कस करना है और एक्सप्लेन करना है डीएनए पॉलीमरेज के बारे में, और ज्यादा इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है। एंड ये वैसे भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको डीएनए पॉलीमरेज की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है और यही एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे, उसके दो फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज यूज करता है डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसलिए इसको डीएनए डिपेंडेंट बोलते हैं। पहला हमने एक्सप्लेन किया कि क्यों इसको डीएनए डिपेंडेंट बोलते हैं, क्योंकि ये डीएनए टेम्पलेट को यूज करता है फॉर पॉलीमराइजेशन। जब एक नया स्ट्रैंड बनता है तो दिस एंजाइम मूव्स अलोंग टू फास्टन द स्पीड ऑफ पॉलीमराइजेशन। व्हाइल डूइंग सो इट प्रूफ रीड्स द स्ट्रैंड बीइंग फॉर्म्ड। प्रूफ रीड का मतलब है जो नया स्ट्रैंड बना रहा है डीएनए पॉलीमरेज, उसका क्या क्या बेस पेयर है वो पूरा ये रीड करके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बनाते जाता है। बाय डूइंग सो इट हेल्प्स इन स्पीडिंग अप, उससे प्रोसेस भी जल्दी होती है, इसलिए इसका नेचर कैन बी सेड एज डुअल, दैट इज रीडिंग द टेम्पलेट एंड देन प्रूफ रीडिंग द न्यू स्ट्रैंड। डुअल नेचर क्यों बोला है? एक डीएनए टेम्पलेट को ये रीड करता है, उसके साथ साथ जो नया स्ट्रैंड है, जो बेबी स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है, जो नया स्ट्रैंड है उसके भी सीक्वेंस को रीड करता है और टेम्पलेट को भी रीड करता है, इसलिए उसको ड्यूअल नेचर का, ड्यूअल फंक्शंस का बोलते हैं। तो ये दो फंक्शन आपको ये लिख के आने हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, what is the cause of discontinuous synthesis of DNA on one of the parental strands of DNA? What happens to these short stretches of synthesized DNA? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका बोल रहा है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑन वन ऑफ द पैरेंटल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए? व्हाट हैपेंड टू दी शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ सिंथेसाइज्ड डीएनए? क्या कॉज है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए का? आपको पता ही है डीएनए फॉर्मेशन डिसकंटिन्यूअस होती है। डिसकंटिन्यूअस क्यों होती है? क्योंकि एक स्ट्रैंड पे तो लगातार फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो कोडिंग स्ट्रैंड होते हैं उस पे रुक रुक के होती है, जिसको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, जो बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस का क्या कारण है और जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट, जो शॉर्ट स्ट्रेचेस बने हैं, उनके साथ क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करेंगे कि उसको डिसकंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं। एक बार डायग्राम में आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये एक डायग्राम है जिसमें हमने दो स्ट्रैंड दिखाए हैं। डीएनए जब बनता है, रेप्लिकेशन होता है, एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड, एक होता है आपका लैगिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड जो आपका बेटा होता है वो आपका 5' टू 3' वाला होता है, ऐसे। दिस इज योर हाँ, 5' टू 3' जा रहा है। नहीं, इधर से हम रीड करते हैं, सॉरी। तो 3' टू 5' होता है। फिर आपका जो डिसकंटिन्यूअस वाला लैगिंग स्ट्रैंड होता है वो होता है आपका 5' टू 3', ये वाला। दिस इज योर 5' टू 3' की तरफ होता है। तो एक स्ट्रैंड जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है उसपे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है, ये कंटिन्यूअस हो रहा है। लेकिन जो आपका लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसमें डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है, मतलब एक फ्रैगमेंट बना, फिर गैप आया, फिर बना, फिर बना। तो फ्रैगमेंट्स के नाम होते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ये याद रखना। चलो अब क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं। सो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है डीएनए का ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड बिकॉज द डीएनए पॉलीमरेज मूव फ्रॉम 5' टू 3' डायरेक्शन ओनली। तो जो एंजाइम होता है जो पॉलीमराइजेशन कराता है, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो बस एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, जो डायरेक्शन है 5' टू 3'। तो जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है वो तो मूव करता है 3' टू 5' की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो बाय लूपिंग बैक मैकेनिज्म स्मॉल स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए आर सिंथेसाइज्ड। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस इसलिए होती है क्योंकि जो आपका पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, जो है 5' टू 3'। लेकिन जो आपका लैगिंग स्ट्रैंड होता है वो तो रन करता है फ्रॉम 3' टू 5'। ठीक है, इन दोनों की डायरेक्शन ना ऑपोजिट है, पॉलीमरेज की और इसकी, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। जैसे आप डायग्राम देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो आपका हाँ, जो आपका लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड की बात हुई है ना? हाँ, जो आपका लैगिंग स्ट्रैंड है वो 3' टू 5' है। यहाँ पे 3' है और यहाँ पे 5' है, तो इस डायरेक्शन में ये मूव करता है। ठीक है, 3' टू 5'। लेकिन जो आपके पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वो आपके मूव करते हैं कहाँ से कहाँ तक? 5' से
3 डैश की तरफ मूव करते हैं, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इसलिए छोटे-छोटे फ्रैगमेंट्स में ये बनाते हैं। इनका ये 5 डैश हो गया, ये इनका हो गया 3 डैश नए टेम्पलेट का। तो इधर की तरफ बनाया, फिर रुक के दूसरे में बनाया, फिर रुक के दूसरी तरफ में बनाया। ठीक है? इसलिए ये छोटे-छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं जिनका नाम है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। तो लूपिंग बैक मैकेनिज़्म एक टर्म है जो इसको बोलते हैं वो लिखना, इसकी वजह से ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बनते हैं और लास्ट में क्या होता है ना, ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट आपस में जुड़ जाते हैं और उसमें भी एक एंजाइम हेल्प करता है जिसका नाम होता है डीएनए लाइगेज़। तो लास्ट में क्या होता है, इन शॉर्ट स्ट्रेचेज़ ऑफ सिंथेसाइज्ड डीएनए के साथ ये बाद में जॉइन हो जाते हैं, लेटर जॉइन्ड बाय डीएनए लाइगेज़। तो वेरी interesting fact about DNA replication, but it is also very intriguing to know. तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए तो आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो इज द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एक कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया है आपको नीचे, ठीक है? क्या सीक्वेंस है वो सीक्वेंस है 3 डैश टू 5 डैश का AATGCAC और आपको सीक्वेंस लिखना है इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का और इसके एमआरएनए का। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो खुशी की बात है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कैसा होगा, एक ही जगह आप डालोगे, वही यहाँ पे प्यूरिन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आपका टी होगा, फिर टी होगा, टी की जगह आपका ए होगा, तो ऐसे कर करके आप पूरा लिख लोगे तो आपका लास्ट में आंसर कुछ ऐसा बनेगा, ये टी टी ए सी, है ना, CGATAACC। तो फर्स्ट ये हो गया। दूसरा आपको पूछा है क्वेश्चन में एमआरएनए का सीक्वेंस बताओ और आपको सीक्वेंस किसका दिया है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का दिया है। मैंने आपको अभी एमसीक्यू में बताया था, अगर कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस देते तो एज इट इज लिख देते, बस टी को यू की जगह रिप्लेस कर देते। लेकिन यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया है तो आपको दोबारा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लिखना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में भी ए के साथ यू को जोड़ोगे, बाकी सब कॉम्प्लीमेंट्री सेम रहेगा जो डीएनए में रहता है, बस ए की जगह यू को जोड़ोगे। तो सीक्वेंस आपका क्या बनेगा, सीक्वेंस आपका बनेगा ए के साथ आपका आएगा ये यू आएगा, है ना? ए के साथ आपका यू आएगा, फिर टी के साथ आपका यू, टी के साथ आपका ए आएगा, जी के साथ सी आएगा, सी के साथ जी आएगा। तो सीक्वेंस आपका बनेगा यू, ये जो मैंने सेकंड पे लिखा है आप टैली कर लेना, अपना वीडियो रोक के आप देख लो लिख के, बहुत ही ईज़ी है, हो जाना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, what is DNA polymorphism? Why is it important to study it? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको पढ़ना। तो पहले तो एक्सप्लेन करो कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है और फिर एक्सप्लेन करना कि क्यों इसको पढ़ना जरूरी है। तो सिंपल सा है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एक तरह से ना म्यूटेशन है बेटा। जो म्यूटेशन हमारी बॉडी में होता है ना, म्यूटेशन जीन के अंदर जो म्यूटेशन हो रहा है, उसी म्यूटेशन की वजह से पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब मोर देन वन, मॉर्फिज्म मतलब एक्सप्रेशन, ठीक है? तो मोर देन वन function or expression of gene occurs due to mutation, that is called polymorphism। तो polymorphism refer to the variation, ठीक है? फंक्शन एक मोर देन वन है तो वेरिएशन हो गया, वेरिएशन इन द जेनेटिक लेवल। जेनेटिक लेवल तो म्यूटेशन से हो रहा है, दैट कैन बी इनहेरिटेड एंड प्रेजेंट एट हाई फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म रेफर्स टू द वेरिएशन इन द जेनेटिक लेवल जिसको हम म्यूटेशंस बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म रेफर्स टू द वेरिएशंस इन द जेनेटिक लेवल जिसको हम म्यूटेशंस बोलते हैं, दैट कैन बी इनहेरिटेड, या तो ये इनहेरिटेड होता है डिजीज में होता है या फिर प्रेजेंट होता है एट हाई फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन, ठीक है? इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस यही है कि ये हमें अलाउ करता है वेरिएशंस इन डीएनए ऑफ सिबलिंग्स ट्विन्स व्हिच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अगर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता तो सब एक जैसे होते हैं। ये तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म ही है जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं जेनेटिक लेवल में, ठीक है? अपने आप जीन का एक्सप्रेशन बदलता है रेप्लिकेशन के साथ, इसकी वजह से हर एक इंसान अलग दिखता है और अलग होता है। अगर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता तो सब एक जैसे दिखते, किसी के अंदर कोई डिफरेंट होता ही नहीं, मतलब जैसे आपके पापा मम्मी थे वैसे ही आप होते, कोई आप में डिफरेंस नहीं होता। दूसरा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज्ड इन द पैटर्निटी टेस्टिंग एंड जेनेटिक मैपिंग इज बेस्ड ऑन डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखिए, फिंगरप्रिंट टेस्टिंग आपको पता होगी, जब भी क्रिमिनल्स का हमें आइडेंटिफाई करना होता है तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक है? कि
हम फिंगरप्रिंट्स देखते हैं ना कि कहीं पे क्राइम सीन होता है तो सबसे पहले आपने सीआईडी देखा होगा। तो उसके अंदर देखा होगा सबसे पहले फिंगरप्रिंट को रिजर्व करा जाता है, फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं वेपन के ऊपर, कोई चाकू किसी ने यूज़ किया है तो उसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स हैं, क्यों लेते हैं वो? क्योंकि उन फिंगरप्रिंट को फिर जो भी आपके अक्यूज़ होते हैं, है ना? जिन पे आपको डाउट होता है कि ये क्रिमिनल होते हैं, उनसे वो फिंगरप्रिंट मैच किए जाते हैं। फिंगरप्रिंट किसी का भी सेम नहीं होता है, सबका अलग होता है और उसका रीज़न भी क्या है? डीएनए पॉलीमॉर्फिज़्म उसका रीज़न है। तो देखिए आपकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में काम आता है फिंगरप्रिंटिंग, फिर पैटर्निटी टेस्टिंग में भी आता है। जब कोई बच्चा गुम हो जाता है तो उसके मम्मी-पापा कौन है, किडनैपर्स के हाथ ना दे दें। इसलिए पैटर्निटी टेस्टिंग मतलब एक बच्चे के माँ-बाप का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी फिंगरप्रिंटिंग टेस्टिंग को यूज़ किया जाता है। ठीक है? क्योंकि बच्चे का जो फिंगरप्रिंट होता है माँ-बाप से मिलता-जुलता होता है, एकदम सेम नहीं होता है पर मिलता-जुलता होता है। तो वहाँ पे फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ किया जाता है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आप लिख लेना इसके यूज़ और क्यों हम इसे पढ़ते हैं। नाउ हम दूसरे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। Based on your understanding of genetic code, explain the formation of any abnormal hemoglobin molecule. What are the non-consequences of such a change? इसमें बोला है कि जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है जेनेटिक कोड के ऊपर, उसके हिसाब से एक्सप्लेन कर दो कोई भी एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। तो सबसे पहला डिजीज जो हमारे दिमाग में आता है एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के नाम से, वो क्या आता है? कोई बताएगा क्या? आना चाहिए आपके माइंड में एक ही डिजीज का नाम, वो है सिकल सेल एनीमिया, जो हमारे लेवल पे हमने पढ़ा है। थैलासीमिया भी है, पर सिकल सेल एनीमिया वो डिजीज है जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को चेंज करती है ड्यू टू व्हाट जेनेटिक म्यूटेशंस। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं, अगर सिकल सेल एनीमिया हो रहा है और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एब्नॉर्मल हो रहा है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है? क्या उसके इफेक्ट्स हैं? तो देखिए नॉर्मली तो ह्यूमन बीइंग्स के पास किस-किस तरह के हीमोग्लोबिन होते हैं? एचबीए होता है, एचबीए2 होता है और एचबीएफ होता है। लेकिन जब जीन्स चेंज हो जाते हैं, जो बी देखो हमारे हीमोग्लोबिन जो होता है, उसमें 2 चेन्स होती हैं, आपको पता है ना? एक होती है बीटा चेन, 1 सेकंड। हाँ, एक होती है आपकी बीटा चेन, एक होती है आपकी अल्फा चेन और गामा भी होती है। 3 चेन्स होती हैं। तो जो जीन होते हैं, वो बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन के अगर चेंज हो गए